हेलो दोस्तों, सुख श्रेष्ठ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। हम सभी आज यहाँ RO एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर आप PCS या उसके लेवल की किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको हिस्ट्री से जो है ज़्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री को हम सभी 3 सेगमेंट में बांटकर पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अतिरिक्त एक अलग और पार्ट होता है कला एवं संस्कृति, यानी कि आर्ट एंड कल्चर को भी हम पढ़ते हैं। तो मेनली जो सवाल हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, वो होते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के। तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो सवाल होते हैं वो मेनली 1857 के विद्रोह से लेकर भारत की जो आज़ादी है यानी कि 1947 तक के मध्य जितनी भी प्रमुख घटनाएं हुई हैं, आंदोलन और क्रांतियां हुई हैं, उनसे जो है आपके ज़्यादातर सवाल देखने को मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं तो जितने भी प्रमुख किसान और जनजाति आंदोलन हुए हैं, उसके अलावा जितने भी प्रमुख संगठन हैं और उनसे संबंधित जो व्यक्तित्व हैं, उनसे भी सवाल मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त जो भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधार आंदोलन हुए और उनसे किसका प्रमुख संबंध रहा, वहाँ से जो है आपको सवाल देखने को अक्सर मिलते हैं। तो आज की जो हमारी सेशन है उसमें फ्रेंड्स हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में देखते हैं ज़्यादातर सवाल जो होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। अगर मैं RO एग्ज़ाम की बात करूं, जिसे ध्यान में रखते हुए हम आज का अपना सेशन शुरू कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि RO में अगर 20 सवाल जो हैं हिस्ट्री से हैं, तो लगभग 12 से 13 सवाल आपको डायरेक्ट कहाँ से पूछे जाएंगे? मॉडर्न हिस्ट्री से। तो आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री को समझने वाले हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जिस टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं मेनली, वो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी भारत में कौन कौन से यूरोपीय कंपनी आए, उनके क्या महत्वपूर्ण कार्य रहे और उसका क्या भारत पर प्रभाव पड़ा, इन सब की हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आपको मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए यूरोपीय के आगमन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब न देर करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन रहा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन रहा, उसकी हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो जो मुगल है धीरे धीरे उनकी स्थिति जो होती है गिरती जाती है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए भारत में बहुत सारे जो राजा हैं वो स्वतंत्र राज की नींव रख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद में आप देखते हैं, बंगाल में, अवध में, यहाँ राजा जो हैं यहाँ के, वे एक स्वतंत्र राज की नींव रख लेते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि अलग अलग टुकड़ियों में बंटने के कारण से इनकी जो सैन्य शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है। और अगर यूरोपियों के आगमन की भी बात की जाए तो ऐसे नहीं कि अचानक से जो यूरोपीय हैं भारत में आ गए, क्योंकि यूरोप के साथ भारत का मध्यकाल से और उससे पूर्व से भी संबंध रहा है व्यापार का। मध्यकाल में आप देखेंगे यूरोप के साथ भारत के अच्छे व्यापार थे। तो होता क्या है, सबसे पहले हम कहानी को थोड़ा समझे तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं पुर्तगालियों का आगमन होता है 1498 में। उसके बाद डच आते हैं 1596 में। उसके बाद अंग्रेज़ों का आगमन यानी कि ब्रिटिश की बात की जाए तो 1599 में। उसके बाद डेनिस आते हैं 1616 में और उसके बाद फ्रांसीसियों का आगमन होता है 1664 में। तो इससे पहले की थोड़ी हम कहानी यहाँ समझते हैं। होता ये है फ्रेंड कि 1800, कहीं कहीं 88 भी लिखा होता है, कहीं कहीं 1887। 1888-87 में
एक वो पुर्तगाली नाविक था जिसका नाम था बार्नोलिमो डी डायस। क्या नाम था उसका? बार्नोलिमो डायस। कहीं कहीं हिंदी की किताबों में इसका नाम जो है बार्थोलिम्यो डियाज लिखा होता है। तो ये जो थे ये भारत की खोज करते हुए सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं? ये अफ्रीका हुआ। अफ्रीका में यहाँ ये जो दक्षिण अफ्रीका का भाग है, यहीं पर आप देखेंगे क्या है? केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप की जिसने खोज की थी, अगर आपसे पूछा जाए, तो वो थे बार्नोलिमो डायस। और एक और नाविक था पुर्तगाली जिसका नाम था राजकुमार हेनरी। इसने अपनी पूरी लाइफ जो है भारत की खोज में निकाल दी, पर वो सफल नहीं हुआ। तो ये यहाँ तक पहुँचता है पर ये आगे नहीं बढ़ पाता है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए सीधे सीधे प्री एग्जाम में कि केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी, तो बार्नोलिमो डायस याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात कहूँ, बार्नो नहीं फ्रेंड, यहाँ गलत हो गया, बार्टो है। क्या नाम था उसका? बार्टो। बार्टोलिमो डायस, जिसे बार्थोलिम्यो क्या बोलते हैं, डियाज भी लिखा होता है हिंदी की बुकों में। उसके बाद फिर ये रहा भारत। आप देख सकते हैं अरब सागर का क्षेत्र जो रहा, हिंद महासागर का क्षेत्र। यहाँ मान लीजिए भारत की स्थिति अगर मैं बनाऊं मैप से, तो ये भारत की स्थिति मान लीजिए। तो यहाँ से होते हुए यहाँ मैं क्षेत्र जो मान ले रही हूँ, ये हुआ पुर्तगाल का रीजन। मान लीजिए ये पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल से क्या होता है, 1492 में कोलंबस भारत की खोज करने के लिए निकलता है, लेकिन वो रास्ता भटक कर कहाँ पहुँच जाता है? अमेरिका। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की, तो वो होगा कोलंबस। लेकिन फिर क्या होता है, 1498 में क्या होता है कि वास्को डिगामा जो है पुर्तगाल से चलता है, और पुर्तगाल से होते हुए पहले तो ये केप ऑफ गुड होप पहुंचता है, और फिर यहां से एक गुजराती जो थे व्यापारी, उनकी सहायता से ये जो है, ये मान लीजिए भारत है। तो अगर मैं ये यहाँ पर जो है एक गुजराती व्यापारी की सहायता से यहाँ जो कि ये केरल का क्षेत्र है वहाँ पहुँचता है, जहाँ पर उस समय केरल के कालीघाट क्षेत्र पे राजा कौन था, तो याद रखिएगा उस समय राजा जो था हिंदू शासक, जिसकी उपाधि क्या थी? जमोरिन। तो वो यहाँ जमोरिन के पास यहाँ कालीकट पे पहुँचता है कौन? वास्को डिगामा 1498 में। और यहीं से फिर पुर्तगालियों का धीरे धीरे करके निरंतर जो है भारत में आगमन होता रहा, और इसी के बाद डच हैं और बाकी जो लोग हैं यहाँ भारत में आते हैं। तो ये थोड़ा सा इतिहास याद रखिएगा। तो पुर्तगाली आते हैं, तो पुर्तगालियों ने जो पहली अपनी फैक्ट्री स्थापित की, क्योंकि कई बार प्री में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि पहली जो कोठी है उन्होंने कहाँ स्थापित की, तो याद रखिएगा कोचीन में। कहाँ पर स्थापित की? कोचीन में। और कब? तो 1503 यानी कि 1503 में जो है इन्होंने अपनी पहली जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की। उसके बाद डचों की अगर मैं बात करूं, तो डचों ने अपनी पहली कहाँ? तो ये मसूलीपट्टनम में। क्यों? क्योंकि ये जो है डच पहले सुमात्रा पहुंचे थे। केप ऑफ गुड होप से होते हुए ये पहले सुमात्रा इंडोनेशिया में व्यापार करते हैं, और तब ये आते हैं भारत में। तो पहला जो डच होता है वो क्या बोलते हैं, मसूलीपट्टनम में ये अपना पहला जो है व्यापारिक फैक्ट्री बनाते हैं। उसके बाद अगर अंग्रेजों की मैं बात करूं, तो ये बनाते हैं सूरत में। कब बनाते हैं? सूरत में। और सूरत में ये बनाते हैं 1513 में।
1613 ईस्वी में जो है ये अपनी पहली जो है फैक्ट्री स्थापित करते हैं, या पहली कोठी कहा जाए। लेकिन अंग्रेजों के बारे में या ब्रिटिश के बारे में तीन, एक तो सूरत में, अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में पहली कोठी कहाँ बनाई, तो याद रखिएगा इन्होंने बनाई थी मसूलीपट्टनम में ही। और ये कब बनाई थी? 1611 में, जो अस्थाई थी, क्योंकि 13 में पहली बार इन्हें जो है अस्थाई रूप से व्यापार वो कोठी स्थापित करने का जहांगीर के समय जो है मिलता है। तो ये 1311 में बनाए थे। इसके अलावा कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि पूर्वी तट पे इन्होंने कब बनाई। पूर्वी तट पे पहली जो फैक्ट्री इन्होंने बनाई तो याद रखिएगा बालासोर। कब बनाई? बालासोर, जो कि उड़ीसा में है, ये बनाई थी 1633 में। इस बात को याद रखिएगा। फिर आता है डेनिसों की। अगर मैं बात करूं तो डेनिस जो है अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं? तो याद रखिएगा डेनिसों का जो है ट्रैंकोबार में बनता है। 1620 ईस्वी में ये ट्रैंकोबार कहाँ है? तो तमिलनाडु में है ट्रैंकोबार। ट्रैंकोबार में जो है ये अपनी पहली जो है व्यापारिक कोठरी स्थापित या कोठी स्थापित करते हैं। और ऐसे सवाल जो हैं प्री में आपसे कई बार पूछे गए हैं। और फ्रांसीसियों ने जो है पहली स्थापित की, तो फ्रांसीसियों ने भी पहली जो स्थापित की याद रखिएगा सूरत में 1668 में। और इसे किसने स्थापित किया था? तो एक फ्रांसीसी था, फ्रैंकोइस कैरो, उनके द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा अगर मैं बात करूं तो फ्रैंकोइस कैरो। हाँ, एक यहां ध्यान रखिए, छूट गया है, इसका डेट लिखना मैं भी, तो ये याद रखिएगा 1602 ईस्वी में जो है इन्होंने स्थापित किया था। कि इन्होंने, डचों ने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी तो वो कब की थी? सॉरी 5 ईस्वी में जो इन्होंने, डचों ने मसूलीपट्टनम में पहली जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये हमने देखा जो कि प्री में आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम एक एक करके उनके आगमन के क्रम को समझते हैं। तो सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं पुर्तगालियों की, तो यहाँ हमने थोड़ी चर्चा पहले ही कर ली कि वास्को डी गामा 1498 में कहाँ पर आता है सबसे पहले? तो वास्को डी गामा आता है सबसे पहले कालीकट। कहाँ? केरल के कालीकट में। और उस समय यहाँ का शासक जो हिंदू शासक था, उसे नाम नहीं जमोरिन था, कि कई जगह लिखा रहता है कि वहां का शासक जमोरिन है। याद रखिएगा उस शासक का नाम नहीं जमोरिन था, बल्कि उसे उपाधि जो दी जाती थी, हिंदू शासक उपाधि जो दी जाती थी वो थी जमोरिन। बस एक बात को याद रखिएगा कि क्या बोलते हैं, उस समय वहां पर हिंदू शासक था कालीकट में। तो इसने जो है कालीकट में जब आता है तो व्यापार की सुविधा दे देता है। क्या करता है ये? व्यापार की अनुमति दे देता है। लेकिन इस व्यापार की अनुमति का विरोध कौन करते हैं? अरब। क्योंकि अरबों का उस समय हिंद महासागर पे जो है एकाधिकार था। तो अरब जो हैं, अरब व्यापारी इसका विरोध करते हैं। लेकिन शासक ने अनुमति दी थी, तो क्या बोलते हैं, वास्को डी गामा यहाँ पर व्यापार करता है और फिर वापस पुर्तगाल यानी लिस्बन जो राजधानी है वहाँ लौट जाता है कुछ दिनों बाद व्यापार करके। एक बात और याद रखिएगा कि पुर्तगालियों से अगर पूछा जाए कि ये क्यों आए थे भारत, तो इनका मंतव्य कहा जाए क्या था आने का, तो एक तो व्यापार था पहला। इसके अलावा दूसरा जो था इनका ईसाई धर्म का प्रचार करना। अगर इनके भारत आने के पीछे के कारण पूछे जाए आपसे, मंतव्य कहा जाए कि क्या था, तो आप कह सकते हैं कि एक तो इनका था
एक तो इनका था व्यापार करना, मैं पॉइंट में लिख दे रही हूँ, याद रखिएगा। दूसरा इनका था ईसाई मत का प्रचार करना, भारत में जो था ईसाई मत का प्रचार करना। इसके अलावा जो था अरबों को हिंद महासागर के व्यापार से एकाधिकार को खत्म करना। तो ये जो मुख्य पॉइंट कुछ कुछ थे, क्योंकि अरबों का जो हिंद महासागर पे उस समय था, यानी पूर्व के व्यापार पे जो अधिकार था किसका था, अरबों का। तो ये चाहते थे, इनका मंतव्य ये भी था कि पूर्व के जो व्यापार पे है इनका एकाधिकार हो जाए। तो ये कारण था। तो ऐसे ऐसे फिर ये क्या करता है कि वापस जो है चला जाता है, ये व्यापार करके वापस चला जाता है। तो वहाँ के जो शासक थे, यानी कि पुर्तगाल का उस समय जो राजा था, वो बहुत खुश होता है, क्योंकि यहाँ से जो ये माल ले जाता है, मेनली ये मसालों का व्यापार करते थे यहाँ पर। आप जानते हैं कि शुरू से ही केरल जो है गर्म मसालों, खासकर काली मिर्च के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए केरल को हम मसालों का बगीचा भी कहते हैं। तो यहाँ से जो ये मसाले लेकर जाता है तो वहाँ लगभग 60 गुने दामों पर बिकता है और इसे बहुत अधिक लाभ होती है। तो ये फिर वहाँ का शासक क्या करता है, दोबारा पेड्रो अल्वारेज कैब्राल को, कैब्राल ने कहा जाए तो कैब्राल ने ब्राजील की खोज की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राजील की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कि पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने, केब्रल भी कहीं कहीं लिखा होता है, केब्रेल, तो उसने की थी। तो इसके साथ ही एक और को भेजता है, कौन सा था, वही जिन्होंने यहाँ हमने जिसकी बात की थी, बार्टोलोम्यू डायस को। बार्टोलोम्यू डायस के साथ वहाँ का जो शासक है 1500 ईस्वी में लगभग 13 जहाजी बेड़े और बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ उसे पुनः जो है भारत भेजता है। लेकिन ये जब आता है तो उस समय जमोरिन कालीकट में इसे व्यापार करने की अनुमति नहीं देता है, और इसे यानी कि कैब्रेल को और इसके साथ जितने भी सेना आए थे उन लोगों को अरबों से सामना करना पड़ता है, यानी कि इन्हें जो है जमोरिन व्यापार की अनुमति नहीं देता है। नहीं देता। तो फिर ये क्या करते हैं, जो कैब्राल था ये कालीकट को छोड़ के कोच्चिन और कन्नूर में चला जाता है। व्यापार के लिए कहाँ चला जाता है, ये कोच्चिन और कन्नूर में जाता है और वहाँ व्यापार करता है। और फिर बहुत सारे जान माल को लेकर, मतलब बहुत सारे मालों को लेकर ये वापस जो है लिस्बन जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वास्को डी गामा पुनः कब आ जाता है, पुनः ये 1502 ईस्वी में। कब आता है, 1502 ईस्वी में ये पुनः भारत आता है, भारत वापसी। लेकिन उस समय तक क्या हुआ था, तो उस समय तक जो है जमोरिन के साथ इसके अच्छे संबंध नहीं है और जमोरिन इसे व्यापार करने के लिए कालीकट में मना करता है। लेकिन इन्होंने जो पहली अपनी फैक्ट्री लगाते हैं पुर्तगाली, याद रखिएगा, कालीकट में। पुर्तगालियों द्वारा जो पहली फैक्ट्री लगाई जाती है वो कालीकट में, लेकिन बाद में इसे याद रखिएगा जमोरिन द्वारा बंद करवा दी जाती है। बंद करवा दी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये कोच्चिन में जो है 1503 में कब लगाते हैं, 1503 में जो है पहली अपनी कोठी स्थापित करते हैं और कन्नूर में जो है 1505 में दूसरी। तो ये फिर कन्नूर और कोच्चिन में जो है अपना व्यापार करने लगते हैं और इसी के बाद निरंतर जो है पुर्तगाली भारत आते रहते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि बहुत सा लाभ हो रहा है। तो ये हमेशा जो है भारत की तरफ, बाकी जो लोग हैं वहाँ के शासक जो हैं बहुत सारे व्यापारियों को, नाविकों को भारत भेजते हैं।
उसके बाद अब हम पुर्तगाली वायसरायों की बात कर ले कि कौन कौन से मुख्य जो पुर्तगाली वायसराय हैं जो कि भारत में आए और उनके समय कौन कौन से मुख्य जो हैं कार्य हो गए। तो सबसे पहला जो आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये कब से कब तक वायसराय रखा, तो 1505 से 1509 ईस्वी तक ये वायसराय रहता है। और इसने कौन कौन से कार्य किए, तो पहले तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाया जिसे हम शांत जल की नीति करते हैं। और ये क्यों लाया था, तो ये चाहता था कि सामुद्रिक नीति का संचालन जो यानी पूरी तरह जो है इनका व्यापार पर, सामुद्रिक व्यापार पर एकाधिकार हो जाए। तो ये अपना पूरा प्रभुत्व स्थापित या मजबूत करने के लिए जो व्यापार पर हिंद महासागर में था उस पे वो व्यापार को एकदम मजबूत करने, उसके संचालन को पूरी तरह अपने हाथों में लाने के लिए इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई, पॉलिसी यानी शांत जल की नीति अपनाई। उसके बाद ये चौल का युद्ध करता है 1508 में गुजरात के शासक से। एक बात याद रखिएगा, जब मुगलों के पतन शुरू होता है तो बहुत सारे राजा जो हैं स्वतंत्र राज्य की नींव रखते हैं। तो उस समय एक गुजरात में जो शासक था उन सबसे शक्तिशाली था, क्योंकि बाकी जो शासक थे टुकड़ों में बंटने के बाद उनकी जो सैन्य शक्तियां थी वो कमजोर हो गई थी, पर गुजरात का जो शासक था ये बहुत शक्तिशाली शासक था। और ये कौन सा शासक था, तो याद रखिएगा महमूद शाह प्रथम। अगर पूछा जाए कि कौन शासक था गुजरात का 1508 ईस्वी में, तो गुजरात का शासक था महमूद शाह प्रथम, जिसका कार्यकाल अगर मैं कहूँ तो 1458 से लेकर 1511 तक था। कहीं कहीं बुक में आपको 1459 भी लिखा होता है, बट मुख्य कार्य यही था। और ये गुजरात का सबसे प्रतापी राजा या शक्तिशाली राजा था, याद रखिएगा, सबसे प्रतापी राजा था। इसी के समय चौल का युद्ध होता है और क्या होता है, जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की सेना है वो पराजित यानी हार जाती है। तो पुनः अल्मीडा क्या करता है 1509 ईस्वी में, एक साल बाद महमूद बेगड़ा। अब आप समझेंगे कि ये महमूद बेगड़ा क्या है, सॉरी कौन है। जो महमूद शाह वन है वही बेगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। और ये उपाधि उसे कब मिलती है अगर मैं बात करूं, तो जब वह गुजरात के गिरिनार, किसकी मैं बात कर रही हूं, गिरिनार और चंपानेर पहाड़ियों पर जीत हासिल कर लेता है। तो इस पे जीत हासिल करने के बाद उसे बेगड़ा की उपाधि दी जाती है और तब से महमूद शाह प्रथम जो है महमूद बेगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो 1509 में जो इसकी सेना है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की, महमूद बेगड़ा मिस्र का उस समय जो राजा था और तुर्की का जो शासक था उसके समुद्री बेड़े को पराजित कर देता है। तो उस समय मिस्र का जो राजा था जिसकी वो बोलते हैं बेड़े को, समुद्री बेड़े को इन्होंने पराजित किया था, तो याद रखिएगा ममलूक था। मिस्र का जो राजा था ममलूक उस समय था। और इसी को हराकर ये लोग क्या है, गोवा पर भी अधिकार करते हैं और गोवा को प्रशासनिक राजधानी बनाते हैं। तो याद रखिए गुजरात के शासक को मिस्र के और तुर्की के शासकों को जो है ये फिर पराजित कर देते हैं, उनके समुद्री बेड़ों को। फिर जो दूसरा आता है शासक जो कि सबसे प्रतापी और वास्तविक संस्थापक माना जाता है, संस्थापक नहीं बल्कि वायसराय माना जाता है, वो है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जो था 1509 से 1515 ईस्वी तक शासन करता है, मतलब वायसराय के रूप में रहता है। तो इसने कौन कौन से कार्य किए, तो पहले तो ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है पुर्तगाली साम्राज्य का, सबसे वास्तविक या वास्तविक वायसराय भी अगर लिखा हो तो भी सही होगा आपका। इसके अलावा ये ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको शुरू किसने की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, उसे समाप्त करता है। और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर कहाँ, कर्नाटक में, से गोवा छीन लेता है। उस समय क्या करते हैं ये लोग, गोवा को छीन लेते हैं, क्योंकि 1509 की ही घटना है। और 1509 में ये गोवा को छीन के इसे क्या कर लेते हैं, प्रशासनिक राजधानी बना लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा कि ये लोग उस समय गोवा को जो है प्रशासनिक राजधानी पुर्तगाली बना लेते हैं। उसके अलावा ये भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि इसका मानना था कि अगर
ज़्यादा भारतीय स्त्रियों से हम शादी करेंगे तो हमारी वैवाहिक रिश्ते बनेंगे तो हम ज़्यादा मजबूती बन जाएगी। यानी कि भारत में जो है हमारी मजबूती, जब वैवाहिक रिश्ते बनते हैं तो कहा जाता है कि मजबूती ज़्यादा बन जाएगी। तो ये वैवाहिक, क्योंकि आप प्राचीन काल में भी देखते हैं कि बहुत सारे राजा राज्य विस्तार के लिए जो है बहुत सारी शादियां करते थे, तो वैसे ही इनका कुछ मानना था तो ये करते हैं। इसके अलावा जो विजयनगर शासक था कृष्णदेव राय, आप जानते हैं दक्षिण भारत की बात हो रही है ये सारी, तो कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की, भटकल आप समझ रहे हैं कहाँ है, तो याद रखिएगा ये भी कर्नाटक में है। तो भटकल में दुर्ग, क्योंकि इनके जो किले होते थे वो चारों तरफ से दुर्ग से घिरे होते थे। वहीं जब डचों में देखेंगे तो डचों में बहुत सारे जो किले थे अदुर्गीकृत थे, यानी वो दुर्ग से घिरे नहीं होते थे। इसके अलावा जो तीसरा शासक आता, वायसराय आता है वो है नीनो डी कुन्हा, और इसे कहा जाता है कि अल्बुकर्क के बाद जो सबसे प्रमुख वायसराय आया। यही इसके बाद जो वायसराय रहे बहुत कम कार्यकाल के रहे और उनके समय ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं हुए। तो ये रहा 1529 से 38 के बीच। और इसने क्या किया, तो पहले इसने 1530 में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दी। तो याद रखिए यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो इस समय जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के समय जो इनकी राजधानी थी वो कोचीन थी। याद रखिएगा इस समय से राजधानी जो थी कोचीन, इसलिए क्योंकि कोचीन में ही इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी और उसे ही अपनी राजधानी के रूप में माना था। तो पहले तो ये क्या करता है, क्योंकि गोवा को इन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाई, वहीं ये करते हैं कि गोवा को ये राजधानी पूरी तरह बना लेता है। और गुजरात के शासक जो उस समय थे बहादुर शाह, याद रखिएगा अब जो शासक हैं, क्योंकि 1511 तक ही महमूद शाह प्रथम रहता है या बेगड़ा, तो बहादुर शाह की हत्या कर ये बहुत चालाकी करता है। पहले बहादुर शाह को मिलने के लिए जहाज पर बुलाता है और फिर उनकी हत्या कर देता है। तो हत्या करके बसीन पे और दीव पर भी अधिकार कर लेता है। कहाँ कहाँ, बसीन और दीव पर जो है ये अधिकार कर लेता है। इसके अलावा ये सेंट टोमे हुगली में ये अकबर के आदेश पर पुर्तगाली बस्तियां बनाया। और याद रखिए इसके अलावा इन्होंने कहाँ कहाँ, बुंदेल में बनाया था। याद रखिए बुंदेल में इन्होंने शाहजहां के फरमान पे बनाया था, शाहजहां के फरमान पर जो है बस्तियां बनाई थी। इसके अलावा चटगांव में बस्तियां बनाई थी, भावनगर, सितगांव, कई जगहों पर जो है पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां स्थापित की थी। एक जो सबसे मुख्य कार्य अगर आपसे पूछा जाए कि नीनो डी कुन्हा के सबसे महत्वपूर्ण कार्य या, तो वो याद रखिएगा कार्टेज पत्ती। तो अब समझते हैं कि कार्टेज पत्ती क्या होती है। तो कार्टेज पत्ती एक लाइसेंस है, एक तरह से अगर बात की जाए तो ये एक तरह का लाइसेंस है। और ये लाइसेंस क्यों लेना पड़ता था, अगर किसी भी व्यक्ति को या देश को, याद रखिए या व्यक्ति हो या देश को, अगर क्या बोलते हैं हिंद महासागर में व्यापार करना हो या एशिया में व्यापार करना हो तो उसे पहले ये लाइसेंस लेना पड़ता था। और क्यों लेना पड़ता था लाइसेंस, अगर लाइसेंस नहीं, ये लाइसेंस लेकर उन्हें एक निश्चित शुल्क पे करना होता था, क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो भारतीयों के जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो इस लाइसेंस को लेने के बाद पुर्तगाली एक तो भारतीयों के जहाज़ों को नहीं लूट सकते और उन्हें अब व्यापार करने के लिए किसी का विरोध का सामना नहीं करना पड़ता था। तो इस लाइसेंस को लेकर वो एक जो है निश्चित शुल्क पे कर देते हैं और वो अब फिर जहां भी चाहे व्यापार आसानी से कर सकते थे। इस व्यापार को याद रखिएगा अकबर ने भी स्वीकार किया था, अकबर ने भी स्वीकार किया था। तो ये याद रखिएगा नीनो डी कुन्हा की जो मुख्य कार्यों में से एक है। अब हम पुर्तगालियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। भारत में तंबाकू कहा जाए, आलू कहा जाए, टमाटर की खेती किया जाए, जहाज निर्माण की बात हो,
प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो या स्थापत्य कला में गोथिक कला विकास की शैली का, ये देन किसकी मानी जाती है? ये पुर्तगालियों की ही देन मानी जाती है ये सारे। इसके अलावा जापान से व्यापार करने का श्रेय भी हम किसे देते हैं? पुर्तगालियों को भी, पुर्तगालियों को ही देते हैं। गोथिक कला में देखेंगे बहुत सारे जो भवनों का निर्माण भारत में हुआ है, खासकर वो मुगल समय में देखेंगे बहुत सारे भवनों में गोथिक कला शैली का जो है उसके तहत जो है भवनों के निर्माण किए गए हैं। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से व्यापार भगा दिया, क्योंकि वैसे हुगली में व्यापार करने का अधिकार अकबर ने दिया था, लेकिन बाद में शाहजहां, अकबर आता है, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, तो शाहजहां ने जो है इन्हें व्यापार करने से वहाँ वो क्या अनुमति मतलब वहाँ भगा देता है। फिर एक क्या होता है इनकी मेन घटना, 1661 में जो पुर्तगाली राजकुमारी थी, कौन थी? कैथरीन। इसका विवाह किससे होता है? ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होता है। और इस विवाह में पुर्तगाली क्या है? पुर्तगाली क्या करते हैं? ब्रिटिश को दहेज में बॉम्बे दे देते हैं। बॉम्बे उस समय होता था, बॉम्बे दे दिए। तो इन्होंने क्या किया? ब्रिटिशों ने 1668 में यानी 68 में इन्होंने क्या किया कि 10 पाउंड पर बॉम्बे जो है ब्रिटिश कंपनी को दे दी। ब्रिटिश कंपनी को दे दी पट्टे पर। तो देखिए दहेज की शुरुआत, आज हम कहते हैं दहेज लेना गलत है, दहेज नहीं दिया जाए, दहेज का बढ़ावा। आज दहेज जो है प्राचीन काल से ही हमारे समाज में है, बट ये है वो तोहफे के रूप में शुरू में देखते थे। कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी को तोहफे के रूप में देता था। धीरे धीरे क्या हुआ, ये हमारे समाज में मैंडेटरी होते गया, और अब क्या है वो एक मांग के रूप में कि किसी को भी अपनी बेटी की शादी करनी है तो पहले उसे दहेज देना पड़ेगा। अगर वो इतना पे कर सकता है तभी उसकी बेटी की शादी ऐसे फैमिली में हो सकती है। तो ये आज से नहीं, प्राचीन समय से ही चलती आ रही है। तो दहेज दिया, ये पट्टे पे दे दिए। इसके अलावा पुर्तगालियों की कहाँ तक व्यापार था? तो फारस की खाड़ी हुआ, हॉर्मुज हुआ, हिंद महासागर में व्यापार के केंद्र भी स्थापित थे। बहुत सारे जो सेंटर हैं इनके फारस की खाड़ी, हॉर्मुज और हिंद महासागर में स्थापित थे, क्योंकि इस समय तक जो है अरबों को इन्होंने हिंद महासागर से भगा के पूरी तरह जो है अपना एकाधिकार कर लिया था हिंद महासागर पर। अभी जो है मतलब उस समय की अगर बात करें तो पुर्तगालियों का जो था हिंद महासागर पर एकाधिकार हो चुका था। अब इनके पतन के कारण अगर पूछा जाए कि किन कारणों से जो है पुर्तगालियों का भारत में पतन हुआ, तो उनके कारणों में एक धार्मिक असहिष्णुता यानी सहन न करने की शक्ति जो होती है, भारतीय व्यापारियों के साथ लूटपाट। हमने पहले ही चर्चा की थी कि कार्टेज पत्ती से पहले क्या था, अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस नहीं लिया होता था तो पुर्तगाली क्या करते थे, भारतीय व्यापारियों के जहाज़ों को लूट लेते थे। तो लूट मार थी। एक भारतीय महिलाओं से जो वैवाहिक नीति अपनाई, ये भारतीयों को पसंद नहीं आया। ये भी एक वजह थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि वैवाहिक संबंध से हमारे रिश्ते ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, हम यहाँ ज़्यादा मजबूती से बने रहेंगे। पर ये एक इनके पतन का कारण है। और मराठों और मुगलों के द्वारा जो विरोध किया गया, जैसा कि अभी हमने चर्चा की कि 1632 में जो है शाहजहां ने इन्हें हुगली से व्यापार करने से मना कर दिया। तो ये सब जो कुछ मुख्य कारण थे इनके पतनों के थे। तो अब हम यहाँ तक हमने क्या बोलते हैं चर्चा की पुर्तगालियों की। अब हम बढ़ते हैं डचों की तरफ। तो डच जब आते हैं तो डच याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप आपने देखा था कहाँ है, अफ्रीका का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जहाँ की दक्षिण अफ्रीका है उसी से लगा हुआ है केप ऑफ गुड होप। तो ये जो है केप ऑफ गुड होप से होते हुए पहले सुमात्रा पहुँचते हैं। सुमात्रा कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया का
द्वीप है सब, जहां देखेंगे आप इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, वहां ये सबसे पहले सुमात्रा पहुंचते हैं और सुमात्रा से फिर ये इंडोनेशिया में जो है मसालों का व्यापार शुरू करते हैं। किसका? काली मिर्च और मसालों का व्यापार जो कहां से शुरू करते हैं? ये करते हैं इंडोनेशिया से। फिर इंडोनेशिया से होते हुए ये भारत आते हैं। तो 1596 में कार्नेलिस डी हाउंटमैन, 1596 में ही ये सुमात्रा पहले पहुंचे थे और फिर कार्नेलिस डी हाउंटमैन पहला जो डच नागरिक था जो कि भारत आता है। और भारत में ये मुख्यतः जो व्यापार करता है वो सूती वस्त्र हुआ, सोरा, अफीम, इन सब का, मसालों का भी करता है पर मुख्य रूप से सूती वस्त्र, सोरा हुआ, नील हुआ, इन सब का, जैसे मछलीपट्टनम से नील की खेती, अफीम, इन सबों का व्यापार शुरू करता है। उन्होंने अपनी पहली जो फैक्ट्री है 1605 में, पहले भी हमने चर्चा की, कहाँ पर? पूर्वी तट के मसूलीपट्टनम में स्थापित की। क्योंकि ये इंडोनेशिया, अगर हम ये इंडिया है तो यहाँ ये सारे द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसे ऐसे द्वीप जो हैं दक्षिण पूर्व एशिया के फैले हुए हैं। तो इधर से ये जो पहले व्यापार शुरू किए पूर्वी तट से स्टार्ट किए, तो मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, मसूलीपट्टनम, जिसे एक और नाम से कहीं कहीं लिखा होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है, मछलीपट्टनम। तो याद रखिएगा मछलीपट्टनम भी कहीं कहीं लिखा होगा मसूलीपट्टनम को। तो वहाँ से व्यापार शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे भारत के अन्य जगहों में ये व्यापार शुरू करना, जैसे मेनली ये पूर्वी में ही बात करते हैं, जैसे चिंसूरा हो जाएगा आपका, काशिम बाजार, पटना, बालासोर, यहाँ पर अपने व्यापार के केंद्र स्थापित करते हैं। तो वहाँ से डच जो हैं भारत के कोरोमंडल समुद्र तट पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक कोठियाँ, ये मेनली इंडोनेशिया में व्यापार करने आए थे। तो ये मेनली जो है पूर्वी तट पे ज़्यादा थे। डचों का व्यापार जो था पूर्वी तट पे ज़्यादा था। आप ऐसे देखते हैं, ये जो अगर भारत की बात करूं मैं, तो ये जो केरल वाला एरिया है ये आपका मालाबार कहलाता है। इसके ऊपर जिसमें आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा वगैरह आता है, ये कोंकण वाला जो रीजन हो जाता है। इधर जो है आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग जो है कोरोमंडल कहलाता है। तो इस रीजन में जो है ये ज़्यादातर पूर्वी तटों में व्यापार करते हैं। उसमें बंगाल हुआ, इसमें कासिम बाजार हुआ, बिहार में पटना हुआ, उड़ीसा में अगर मैं बात करूं तो बालासोर वगैरह में जो है ये ज़्यादातर व्यापार अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो है स्थापित करते हैं। भारत में नील हो गया, सोरा हो गया, सूती वस्त्र के निर्यात का श्रेय हम किसे देते हैं? डचों का। अगर सूती वस्त्र को या वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का भी श्रेय पूछा जाए तो ये डचों को ही जाता है। इसके डचों के पतन की अगर बात करें तो यहाँ हमने देखा इनकी मुख्य जो कोठियों की अगर बात करें तो कुछ के नाम हम लिख लेते हैं। प्रमुख कोठियाँ कहाँ इन्होंने स्थापित की? तो बालासोर, पटना, चिंसूरा, काशिम बाजार, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम तो है ही, उसके बाद कोच्चिन भी था। इन स्थलों पर मेनली इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित। याद रखिएगा इन्होंने नागपट्टनम को जो है प्रशासनिक राजधानी बनाई थी। और मसूलीपट्टनम में ये सिक्के ढालने का भी कार्य करते थे। जैसे उन्होंने गोवा को अपनी प्रशासनिक वो केंद्र बनाया था, और गोवा जो है आप जानते हैं प्राकृतिक बंदरगाह है, तो बंदरगाह के रूप में भी काफ़ी फेमस था पुर्तगालियों के समय। जो है क्या बोलते हैं, गोवा के अलावा नागपट्टनम भी उन लोगों का जो है प्रमुख बंदरगाह था, और इन्होंने भी नागपट्टनम को जो है अपना प्रशासनिक राजधानी घोषित किया। अब इनके पतन के कारणों की अगर मैं बात करूं डचों की, तो अंग्रेजों की तुलना में
कमजोर समुद्री शक्ति और नौसैनिक शक्ति। अंग्रेजों की तुलना में जो थी इनकी नौसैनिक शक्ति या फिर जो सामुद्रिक शक्ति थी वो काफ़ी कमजोर थी। और एक जो मुख्य कारण माना जाता है, क्योंकि डचों का जो है संरक्षण जो कर रहा था या संचालन जो कर रहा था वो डच शासक कर रहे थे। तो यहाँ जो व्यापारी वर्ग थे वो व्यापार का विस्तार अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर पाते थे। तो क्या होता था कि व्यापार में ये इतना अधिक विस्तार नहीं कर पाए। क्या है, कंपनी अपनी इच्छा अनुसार विस्तार नहीं कर, क्योंकि नियंत्रण जो कहाँ था, डच सरकार के हाथों में था। इसके अतिरिक्त अत्यधिक ध्यान इनका दक्षिण पूर्वी एशिया के जो द्वीप थे जिसमें सुमात्रा, इंडोनेशिया वगैरह है वहाँ था। तो ये भी इनके एक पतन का कारण माना जाता है डचों का। लेकिन डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 में एक युद्ध होता है, वेदरा का युद्ध। किनके बीच? अंग्रेजों और डचों, जिसमें क्या है, डचों की जो है हार होती है और यहीं से जो है डचों का भारत से पूरी तरह पतन हो जाता है। तो यहाँ तक हमने डचों के बारे में देखा। अब हम आगे और भी जितने भी हैं जिसमें ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी बचे हैं और सबसे अंत में स्वीडिश आते हैं। अब हम देखते हैं अंग्रेजों की अगर बात करें तो दिसंबर 1600 यानी कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ जो हैं प्रथम, कौन है? महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो वहाँ की सम्राज्ञी हैं, वो एक रॉयल चार्टर जारी करती हैं और जिसमें वो क्या कहती हैं कि 15 वर्ष के लिए, उस समय सिर्फ जो है 15 सालों के लिए जो है व्यापार का एकाधिकार दिया जाता है। लेकिन फिर से क्या किया जाता है, पुनः 1609 में जेम्स प्रथम द्वारा कंपनी पर अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार दिया जाता है। कब दे दिया जाता है? 1609 में फिर अनिश्चित काल के लिए व्यापारिक एकाधिकार हो जाता है। जहांगीर के दरबार में हम जानते हैं कि उस समय जहांगीर का शासनकाल था। तो इसके दरबार में देखते हैं कौन कौन से जो हैं यात्री आते हैं और फिर व्यापार की या फिर कोठियाँ स्थापित करने की अनुमति मांगते हैं। तो सबसे पहले जो इंग्लैंड का शासक था जेम्स प्रथम, हॉकिंस को अपना दूत बनाकर भेजता है। कब? 1608 में जहांगीर के दरबार में। और इस समय ये शाही आज्ञा के लिए क्या है, भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए शाही आज्ञा पत्र भेजता है। हॉकिंस के हाथों। और ये जो है शाही आज्ञा पत्र मिल जाता है और इन्हें अस्थायी रूप से भारत में फैक्ट्रियां स्थापित करने की जो है अनुमति मिल जाती है। फिर क्या होता है 1611 ईस्वी में, कब? 1611 में कैप्टन मिडल्टन आता है और ये व्यापार की अनुमति, याद रखिएगा, ये व्यापार की अनुमति लेकर आता है। तो इसे भी व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। और इसी बीच 1613 ईस्वी में हम सबने देखा था जो प्रथम कोचीन में इनकी फैक्ट्री स्थापित, सॉरी कोचीन नहीं, सूरत में। तो 1613 में जहांगीर क्या है, सूरत में अस्थाई जो है कोठी स्थापित करने की अनुमति दे देता है, जो कि पहली कहाँ होती है अंग्रेजों की, सूरत में। उसके बाद फिर सम्राट जेम्स प्रथम ही अपने अगले दूत सर टॉमस रो को भेजता है। कब? 1615 में। और इस समय ये किस लिए भेजता है? तो याद रखिएगा, इस समय ये भेजता है व्यापारिक संधि के लिए। और इस संधि में था क्या? तो इस संधि में था कि जहां तक मुगल साम्राज्य का विस्तार है, पूरे मुगल साम्राज्य के विस्तार में व्यापार करने और फैक्ट्री लगाने की अनुमति देना। क्या था? पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने तथा फैक्ट्री लगाने की अनुमति।
तो जहांगीर अनुमति दे देता है टॉम्सरो को। और फिर यहाँ जब अनुमति मिल जाती है पूरे, तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं। अब तो वो जितने भी मुगल मतलब जितने क्षेत्र में जो है मुगलों का विस्तार था वहाँ वो आराम से व्यापार, तो ये बहुत जगह पर जो है मसूलीपट्टनम हुआ, दक्षिण में कहा जाए, पूर्व में कहा जाए बालासोर, हुगली में ये 1651 में स्थापित करते हैं। बहुत जगहों पे इन्होंने अपने जो है फैक्ट्री विस्तार कर ली। एक बात याद रखिएगा, अगर आपसे प्री में पूछा जाए कि मुगलों के समय में मतलब सबसे पहला कोई अंग्रेज यात्री आया था, तो याद रखिएगा अकबर के समय में रॉल्फ फिच जो है पहला यात्री जो है भारत में आया था। इस बात को याद रखिएगा, आपसे प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, एक घटना और याद रखिएगा कि इसी बीच जब 1613 में सूरत में अंग्रेजों को अस्थाई कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है, उसी बीच एक अंग्रेज कैप्टन है बेस्ट, वो क्या करता है कि पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को लूट के उनका जो एकाधिकार था हिंद महासागर पे व्यापार पर, वो खत्म कर देता है। इस बात को याद रखिएगा, शायद कहीं पूछा जा सके। फिर 1623 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेज कहाँ सूरत में हो गया, आगरा में, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम जो कि मछलीपट्टनम के नाम से भी, भड़ौच और कई स्थलों पे जो है अपनी व्यापारिक कोठियाँ जो है स्थापित कर लेते हैं। मतलब धीरे धीरे जो है इनका विस्तार जो है भारत के सभी क्षेत्रों में होने लगता है। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्टली ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, अक्सर प्रथम के बारे में ही पूछा जाता है प्री एग्जाम में। बट आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि मेंस एग्जाम में या ऐसे कोई स्टेटमेंट वाइज सवाल आपसे पूछा जाए तो आप सही से और आसानी से उसे कर पाएं। उसके बाद क्या होता है, 1686 में 1686 में अंग्रेजों का मुगल सेनाओं से एक संघर्ष युद्ध सा होता है और इसमें क्या होता है कि इन्हें अब व्यापार करने की अनुमति जो थी वो खत्म की जाती है कंपनी को, और लेकिन पूरे जगह नहीं, सूरत में, मसूलीपट्टनम में और विशाखापट्टनम, जिसमें दो मुख्य था, सूरत और मसूलीपट्टनम मुख्य केंद्र था इनका। तो याद रखिएगा यहाँ से उनके कारखाने क्या कहे गए कि अधिकार खोने पड़े, इनके कारखाने जो हैं अपने हटाने पड़े। इसी बीच क्या हुआ, औरंगजेब क्या करता है, 1.5 लाख मुआवजे पर बातचीत होती है और औरंगजेब 1.5 लाख मुआवजे पर क्या करता है, पुनः व्यापार करने का अधिकार प्रदान कर देता है। सोचिए उस समय के जो शासक हैं अगर ये गलतियां न किए होते तो भारत को इतने बड़े मतलब जो है कह सकते हैं इतना बड़ा जो है क्या बोलता है सब कुछ जो खोना पड़ा 1947 से पहले जितनी भी घटनाएं हुई वो सामना जो है नहीं करना पड़ता। ये लोग थोड़े थोड़े लालच के लिए जो है अपने साम्राज्य में उन्हें व्यापार, क्योंकि ये उन्हें मुआवजा देते थे, कर देते थे, उन्हें जो है वार्षिक रूप पे व्यापार करने के लिए कर मिलता था, तो ये अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, वित्तीय स्थिति को सही करने के लिए अंग्रेजों को या जितने भी यूरोपीय शासक थे उन्हें आने दिए। फिर 1651 में क्या करता है, एक शाही फरमान के तहत क्या होता है, एक मुफ्त वार्षिक कर पे, एक मुफ्त वार्षिक कर मतलब एक बार में ही 1 साल का कर देकर क्या होता है, बंगाल में सीमा शुल्क से छूट दे दी जाती है। यानी कि अब कंपनी को, ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए एक मुफ्त जो है शुल्क चुकाकर वो पूरी तरह व्यापार, वो क्या बोलते हैं, शुल्क से छूट गया और अब कहीं भी वो बंगाल में व्यापार आसानी से कर सकता था। तो एक हुआ ये 1651 में। इसके अलावा 1717 में क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं 1707 में जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जाती है। तो 1717 में क्या होता है, जब सम्राट फर्रुखसियर बना है तो वो क्या करता है, कंपनी को एक फरमान जारी करता है। क्या हुआ था कि जब फर्रुखसियर बीमार होता है तो एक अंग्रेज डॉक्टर जो है वो उसकी मदद करता है। तो फिर ये क्या करता है, 1717 में फर्रुखसियर जो है एक फरमान जारी करता है जिसमें एक निश्चित वार्षिक, यहाँ एक मुफ्त नहीं है, एक निश्चित वार्षिक कर कितना था, 3000 रुपये के बदले निःशुल्क व्यापार करने और बम्बई टकसाल से ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा दे दी। 2 कार्य किया 3000 के बदले। एक तो उसने क्या किया, पूरे जो है क्या बोलते हैं
हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार दे दिया, निःशुल्क व्यापार करने का। और इसके अतिरिक्त बम्बई का जो टकसाल आप समझते हैं, जहां सिक्के ढाले जाते हैं, उसे हम टकसाल कहते हैं, उस सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में जहां तक मुगलों का विस्तार था वहां पर चलाने की अनुमति दे देता है। फिर देखते हैं क्या होता है इसके बाद। फिर आते हैं डेनिस। याद रखिएगा, डेनिस जो है बहुत कम समय के लिए भारत में, और ऐसे कोई भी महत्वपूर्ण घटनाएं नहीं है जो कि, इसीलिए डेनिसों से जो सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी चर्चा जो है हम डेनिस के बारे में यहाँ पर कर लेते हैं। तो डेनिस जो है 1616 में भारत आए और ट्रैंकोबार में, ट्रैंकोबार कहाँ है हमने पहले भी चर्चा की, तमिलनाडु में है ट्रैंकोबार। 1620 में और बंगाल के सेरामपुर, जो बंगाल क्षेत्र है उसका सेरामपुर जो है, उसमें 1679 ईस्वी में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। लेकिन 1845 तक अपनी सारी फैक्ट्रियां अंग्रेजों को बेचकर वे वापस चले गए, क्योंकि इनका जो व्यापार है यहाँ ज़्यादा फला फूला नहीं, तो ये अपनी सारी फैक्ट्रियाँ जो है अंग्रेज़ों को बेचकर वापस चले गए। वैसे याद रखिएगा, जो डच थे वो मूलतः कहाँ के थे, जो हॉलैंड, जो वर्तमान का नीदरलैंड है, वो डच थे, और ये डेनिस हैं। क्योंकि कई बार जब क्रम लगाने का आता है तो डच और डेनिस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले आए पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी, और सबसे अंत में आते हैं स्वीडिश। तो फ्रांसीसी आते हैं तो फ्रैंकोइस कैरो, हमने चर्चा भी की थी कि 1668 में जो है सूरत में फ्रैंकोइस कैरो द्वारा ही जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई जाती है। तो सूरत में 1668 में ये है जो अपनी प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करते हैं, तथा मसूलीपट्टनम में 1669 में, 68 में वहाँ, और 69 में जो है दूसरी व्यापारिक कोठी। तो याद रखिए, मसूलीपट्टनम जो है एक उन समय मुख्य केंद्र था, इसके अलावा सूरत जो था मुख्य केंद्र था, और बंगाल में अगर बात की जाए तो कासिम बाजार जो हुआ, इसके बाद बिहार में पटना जो मुख्य केंद्र था, उड़ीसा में बालासोर जो था, ये सब जो थे मुख्य केंद्र थे इनके व्यापार का। फिर 1725 में ये क्या करता है, फ्रांस ने मालाबार में स्थित मालाबार समझ रहे हैं, अभी हमने चर्चा मैप पे की थी, जो केरल वाला रीजन है वो मालाबार कहलाता है, और 1739 में कराईकल पर अधिकार कर लेता है। आप बाद में तक पढ़ेंगे कि कब जो है फ्रांसीसियों को माहे और कराईकल से मतलब है जो है भारत को सौंपते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 3 जो है युद्ध होते हैं, आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, 3 कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक युद्ध कहते हैं, जिसकी चर्चा हम अपने आने वाले कल की क्लास में करेंगे विस्तार से। तो उनके बीच जो 3 युद्ध होते हैं वो आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से? आंग्ल कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर वर्ष 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य वांडीवास का युद्ध होता है। 1759 में हमने पढ़ा अंग्रेजों और डचों के बीच वेदरा का युद्ध होता है, जिसमें जो है डच पराजित होते हैं। फिर 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी जो है पराजित होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि प्री एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे सवाल जो आपसे पूछे जा सकते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, किनके बीच हुआ था, किसकी जीत या हार हुई थी, तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। फ्रांसीसी सेना कमांडरों का, अच्छा अब ये है इनके पतन के कारण, पतन के जो है इनके कारण है। तो फ्रांसीसी सेना कमांडरों का जो है यानी सेनाओं का जो है अच्छा समर्थन नहीं था। उसके अलावा अंग्रेजों की तुलना में सेम जो डचों की स्थिति थी, कमजोर समुद्री शक्ति और नौसेना शक्ति। उसके बाद राजनीतिक, व्यापारिक एवं आर्थिक स्थिति जो थी इनकी सुदृढ़ नहीं थी, और ये सब जो वजहें थी फ्रांसीसियों के पतन का मुख्य कारण था। और इसके अलावा जो वांडीवास के युद्ध में उनकी हार हो जाती है, फिर इनका जो है पतन पूरी तरह हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की जो स्थिति और नौसैनिक शक्ति थी वो सबसे जो थी मजबूत थी, तो इसीलिए अंग्रेज जो है लास्ट तक भारत में बने रहते हैं। उसके बाद उनके समय में कुछ शहरों की स्थापना हुई है, जो कि आपसे प्री एग्जाम में सीधे सीधे कई बार पूछे जा गए हैं। तो देखते हैं, फ्रांसीसी डे ने
1639 में चंद्रगिरी के राजा जो थे वहां से मद्रास को पट्टे पे लेता है। पट्टे पर आप जानते हैं जो किराए पर लेते हैं उसे हम पट्टे पे कहते हैं, तो पट्टे पर लेता है और वहाँ एक किलेबंद कोठी बनवाता है जिसे किस नाम से उस समय जाना जाता है, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये लोग जितने भी अपने किले बनाते थे वो दुर्गों में होते थे, जबकि डचों के बारे में कहा जाता है कि डचों के शायद एक दो ही जो किले थे वो दुर्गीकृत थे, इसके अतिरिक्त उनके अधिकांशतः जो किले थे वो अदुर्गीकृत थे, जबकि पुर्तगालियों और अंग्रेजों के अधिकांशतः जो किले थे वो दुर्गों से घिरे हुए थे। तो ये देखा और यही बाद में जो है मद्रास कहलाया। फिर 1698 में अजीमुशान ने क्या किया, अंग्रेजों को 3 जगह की जमींदारी दी। वहाँ का जो शासक था अजीमुशान उन्हें 3 जगहों की बंगाल का जमींदारी देता है, सूतानदी, कालीकता और गोविंदपुर। और इन्हीं तीनों को मिला के जो है जॉब चरनाक द्वारा सीधे सीधे पूछा गया हुआ सवाल है कि कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी, तो जॉब चरनाक तो कलकत्ता की नींव रखती थी। और ऐसे सवाल आपसे एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो ऐसे फैक्ट्स को बिल्कुल याद रखिए। जिसे उस समय किस नाम से जाना जाता था, फोर्ट विलियम। ये भी पूछा जाता है कि कलकत्ता के उस किले को किस नाम से जानते थे, तो याद रखिएगा फोर्ट विलियम। उसके बाद अगर बंबई शहर की बात की जाए जो कि आज का मुंबई कहलाता है, बंबई शहर की स्थापना की थी गेरोल्ड अग्नियार ने। किसने की थी, गेरोल्ड अग्नियार ने। इसके अलावा जब फ्रांसीसियों का शासन था, हमने चंद्रनगर की आगे भी बात की थी कि चंद्रनगर का जो शासक था उस समय, तो चंद्रनगर में इन्होंने उसी शासक ने इन्हें एक स्थान दिया था जहां पर ये एक कोठी चंद्रनगर में स्थापित किए थे, जिसे ये किस नाम से जानते थे, फोर्ट ओरलियंस। किस नाम से, फोर्ट ओरलियंस नाम से जाना जाता था। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण शहरों की बात की। अब हम कुछ देख लेते हैं, फैक्ट्स पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि फैक्ट्स भी जो है पीसीएस या इसके लेवल के आरओ एग्जाम हुए इसमें आपसे पूछे जाते हैं, तो थोड़े ध्यान से इसमें 1-2 पॉइंट जो है आपको ध्यान रखना है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया क्रम आपको पता है, पुर्तगाली पहले आए थे, फिर दूसरे पे डच आए थे। याद रखिएगा, पहले पे ये आए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, छठे पर एक। लेकिन जो कंपनियां इनके द्वारा स्थापित की गई, तो जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1498 में, लेकिन जो डच आए तो पहले अंग्रेजों से, लेकिन डचों की जो कंपनी स्थापित हुई अंग्रेजों के बाद। ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, मतलब ये बात, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा जैसा क्रम है वैसे ही कंपनियां स्थापित हुई होगी, तो बिल्कुल नहीं। अंग्रेज आए बाद में थे, लेकिन इन्होंने डचों से पहले 1600 में, जबकि डचों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब की 1602 में, डेनिसों ने की 1616 में, उसके अलावा फ्रांसीसियों ने की 1664 में, और स्वीडिश जो सबसे लास्ट में आए थे वो 1731 में किए थे। तो जो मुख्य बातें आपको याद रखनी है, एक तो इनका क्रम जो कई बार पूछा गया है, एक इनकी पहली जो व्यापारिक कोठियां हैं स्थापित की गई, और इनके समय जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन्हें आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि ऐसे सवाल जो हैं प्री में आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। बाकी मैंने पूरी विस्तार में की, अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज सवाल पूछे जाते हैं तो मैं ये जानती हूँ कि आप अगर इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।